भूतनी थी या सुंदरी, एक वो कल्पना थी। तुम यहां, मैं हतप्रभ रह गया। उस इंसान का असंभव अविस्मरणीय चेहरा मेरी आंखों के सामने चमक उठा। मैं उसको इतने वर्षों के बाद देख रहा था, लेकिन मैंने उसको अपनी कल्पना में हमेशा ही जिंदा रखा था और कभी भी भूल नहीं पाया था। उस दिन उस जगह पर उसको देखकर मेरा हैरान होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि तो मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कुछ सेकंड के लिए मुझे नहीं पता था कि मैं कल्पना कर रहा था या जो कुछ हो रहा था वो वास्तविक था। हाँ, मैं ही हूं। क्या यकीन नहीं हो रहा है तुमको? उसने उतनी ही शांति से कहा जितना मैं उसके बारे में तब से जानता था जब हम एक दूसरे के काफी करीब थे। मैं उस दिन ब्लाइंड डेट पर था, बिना देखे किसी लड़की या लड़के से मुलाकात करना। मुझे मेरी मम्मी ने जबरदस्ती उस लड़की से मिलने भेजा था, उस रेस्टोरेंट में। हालांकि मैं किसी भी लड़की से इस तरह मिलने को तैयार नहीं था, पर फिर भी घर के लोगों ने मुझे किसी तरह उस अनजान लड़की से मिलने के लिए वहां भेज ही दिया था। मैं किसी भी लड़की से मिलने या उसको डेट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, पर मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे दबाव डाल डालकर बाध्य कर दिया था। मैंने सोचा कि मेरे परिवार के लिए यह अजीब था कि मुझे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाए जो मुझे लगा कि केवल विदेशों में ही होता था। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वर्तमान में मेरे अपने परिवेश में क्या हो रहा था। भारत में तो कोई भी परिवार अपने बेटे या बेटी को डेट पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि ये सब पश्चिमी देशों में ही होता है। पर न जाने मेरे परिवार के लोगों ने क्या सोचकर मुझे उस लड़की से मिलने अकेले भेज दिया था, जबकि शादी से पहले देखा देखी का काम हमारे देश में परिवार वालों की उपस्थिति में ही होता है। मेरी माँ ने मुझे फोन पर उस तारीख को उस ब्लाइंड डेट पर उस लड़की से मिलने जाने के लिए आग्रह किया था और मुझे लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था। मुझे लगा कि मैं जिस लड़की से मिल रहा था वो अमीर और नामी कारोबारी की कोई बिगड़ैल बेटी होगी, जो शायद मेरे परिवार के कारोबार में अपना हिस्सा जोड़ना चाहते थे। शुरू में मेरा किसी लड़की से मिलने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा ही रहस्यमय लड़की के साथ अपनी स्वप्निल रोमांटिक दुनिया में था। मुझे यकीन नहीं था कि वो अस्तित्व में थी और भाग्य में लिखा था कि मेरी सपनों की महिला मेरे जीवन का प्यार बन गई थी। मैं तो अपनी कल्पना के लड़की के साथ ही जी रहा था, पर वो अस्तित्व में भी आ सकती थी, इसकी तो मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। फिर भी मैं उस डेट के लिए एक अनजान लड़की के साथ मिलने को सहमत हो गया, क्योंकि अब मैं मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे पता था कि माँ के लिए यह जानना कितना कठिन था कि उनका इकलौता बेटा एक ऐसी लड़की के कारण परेशान था जो सिर्फ उसकी कल्पना में थी और सत्य नहीं थी। लेकिन अब मेरे सामने लड़की का सामना करना जरूरी था। मुझे नहीं पता कि मुझे उत्साहित और खुश महसूस करना था या अपने मनोचिकित्सक को यह कहने के लिए बुलाना चाहिए था, ये कहने को कि मैं पूरी तरह से पागल हो गया था और मैं उन चीजों को देख रहा था जिनको मैंने केवल दिमाग में अपनी कल्पना में ही देखा था। वास्तव में मैं उसे गले लगाना चाहता था और उसे पकड़ना चाहता था और उसे कभी जाने नहीं देना चाहता था, भले यह सब फिर से एक भ्रम हो। मैं यह भी सोच रहा था कि इस तरह की भीड़भाड़ वाली जगह में अचानक मैं पूरी तरह से पागल कैसे हो सकता था। अरुण, मुझे पता है कि अब आप क्या सोच रहे होंगे। मैं हूं अदिति, उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने तुरंत ही उससे हाथ मिलाया और वो स्पर्श महसूस किया जिस स्पर्श ने एक बार मेरे दिल को तेज तेज धड़कने को मजबूर कर दिया था, पर शायद वो मेरी कल्पना में था। मैं हैरान था कि मैं उस अदिति नाम की लड़की को सिर्फ अपने सपनों में या अपनी कल्पना में ही देखा करता था। अचानक ही उसको उस दिन रेस्टोरेंट में अपने सामने देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी जिंदा लड़की को देख रहा था या किसी भूतनी या आत्मा को, क्योंकि वो वर्षों पहले भी रहस्यमय ढंग से मेरे जीवन में आई थी, फिर एक दिन रहस्यमय ढंग से ही गायब भी हो गई थी। और फिर झील के पास के गांव के लोग तो उसको उस लड़की की आत्मा मानते थे जिसने उस झील में आत्महत्या की थी कई वर्ष पहले। इससे आगे की कहानी तुरंत
अगले वीडियो में। अदिति की याद। अदिति वो मेरा पहला प्यार थी और निश्चित रूप से मेरा एकमात्र प्यार, जिसे मैंने सोचा था कि वो केवल मेरे काल्पनिक दिमाग में रहता था। ये कहना बेहतर होगा कि वो उस दिन तक सिर्फ मेरे दिमाग की एक कल्पना ही थी और अब वो मेरे सामने साकार खड़ी थी। उससे मेरी अनपेक्षित मुलाकात, उसके लिए अनहिंसित भावनाएं और उसके लिए अटूट प्रेम कुछ भी असामान्य नहीं था। वे सभी उतने ही सामान्य थे जितने कि कोई अन्य साधारण प्रेम कहानियों में होते हैं। लेकिन उसके मेरे जीवन से पूरी तरह से गायब होने के बाद के दिन वास्तव में असामान्य थे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि पहली बार वो मुझे बहुत पहले मिली तो थी, पर मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या वो इस धरती की थी या फिर कहीं और से आई थी। उसके जाने के बाद मुझे कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला था जिसके सहारे मैं उसको खोज लेता या उस तक पहुंच सकता। यहाँ तक कि मुझे भी लगने लगा कि मुझे किसी तरह का मनोवैज्ञानिक विकार हो गया था और मुझे एक महिला भूत से प्यार हो गया था जिसने सौभाग्य से मुझे जीवित छोड़ दिया था और एक दिन न जाने कहाँ गायब हो गई थी। और मैंने अपने जीवन को उसी भावना के साथ जारी रखा था जब तक कि 5 साल बाद फिर से उससे मुलाकात नहीं हुई। लगभग 5 साल पहले मैं अपनी स्कूली शिक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियों में उससे कुछ समय के लिए मिला था, जब मैं देश के सुदूर इलाके में अपनी नानी के घर में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मैं आगे की पढ़ाई के लिए किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन किसी भी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए मुझे इम्तिहान से गुजरना था और बहुत अच्छे अंक लाने थे उस प्रवेश परीक्षा में। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ महीने नानी के पास गांव में बिताऊंगा और वहां के एकांत में जमकर पढ़ाई करूंगा और इम्तिहान की तैयारी करूंगा। और दूसरी बात यह भी थी कि शहर में रहते रहते मुझे कुछ थकान सी महसूस होने लगी थी साल भर लगातार पढ़ाई करने के बाद। इसलिए मैंने परिणाम आने के बाद गांव के साफ सुथरे वातावरण में जाकर कुछ समय बिताने का फैसला किया था। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। जहां नानी रहती थी वो इलाका सुदूर था और कुछ गाड़ियों और कभी कभी आने वाली बत्ती के सिवा और कुछ भी आधुनिक नहीं था। वहां प्रकृति की गोदी में समाया हुआ वो एक बहुत ही खूबसूरत स्थान था। हालांकि मेरी नानी ने मुझे गांव के बाहरी इलाके में झील के पास नहीं जाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि एक खूबसूरत लड़की ने झील में आत्महत्या कर ली थी और उसका भूत अभी भी वहां घूमता था। मैं हर दिन झील के पास रहने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया करता था। मेरी सारी किताबों और कुछ खाने की चीजों के साथ मैं हर दिन ही उस झील के किनारे पहुंच जाता था। मैं सुबह सुबह ही नानी के घर से नाश्ता करके निकल जाता था और झील के किनारे हरी घास पर बैठकर पेड़ की छाया में पढ़ाई करता था। और जब भूख लगती थी साथ लाई हुई चीजों में से कुछ न कुछ खा लिया करता था। झील बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान होता था कि झील की तरफ गांव से कोई भी नहीं आता था। हाँ, कुछ पशु घास चरते हुए अवश्य दिख जाते थे। उस समय पढ़ाई करके बड़े कॉलेज में दाखिला प्राप्त करने के सिवा मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं था। और वैसे भी मैं बहुत ही शर्मीला था, इसलिए किसी से ज्यादा बात भी नहीं किया करता था। कभी कभी घर वापस आने से पहले मैं शाम को गांव का एक चक्कर लगा लेता था और लोगों को और दुकानों को देखता था। उस गांव में करीब 2000 लोग रहते थे, लेकिन सड़कों में लड़कियां कभी कभार ही दिखती थी। झील के पास रहने वाले लोग तो सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि उस झील के बारे में उस गांव में बहुत सी अफवाहें थी। हालांकि मैं कभी भी उन अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देता था। गांव के कुछ लोग भी मुझे कहते थे
कि मैं झील के पास बैठकर पढ़ाई ना किया करूं, पर न तो मैं उनकी ही सुनता था और न ही अपनी नानी की, जो मुझे हर सुबह झील की तरफ जाने से रोकने की कोशिश किया करती थी। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। किनारे किनारे। मुझे झील के किनारे बैठकर पढ़ते एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़की को झील के किनारे किनारे चलते हुए देखा। उस लड़की ने भी मुझे देख लिया था। उस लड़की में जाने क्या ऐसी बात थी कि मेरा मन करने लगा कि मैं उससे बात करूं, क्योंकि वो शहरी कपड़े पहने हुई थी और उस गांव की रहने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैं कुछ देर तक किताबों को बंद करके उसको ही देखता रहा। तभी वो अचानक मेरी तरफ ही आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा। पर जब वो मेरे काफी करीब थी, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, जिससे मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ गया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वह वही सुंदर भूत थी जिसके बारे में ग्रामीणों ने बात की थी। उसकी चिकनी गुलाबी रंग की शहद के जैसी खूबसूरत त्वचा के साथ एक संकरी ठुड्डी, सीधे लंबे बाल थे। वो आधी चीनी आधी भारतीय लग रही थी। उस समय तक मैं पढ़ रहा था, लेकिन उसके आते ही मेरा ध्यान किताबों पर से हट गया और मैं एक टुक उसकी तरफ ही देखने लगा। मैं तो जैसे मुग्ध ही हो गया था। मैं तय नहीं कर सका कि वो किस जगह की थी, कौन से देश या भारत के किस प्रदेश की थी। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वो हमारे देश के उत्तर पूर्व भाग से होगी। जब मैंने उसे अपनी भाषा बोलते हुए सुना तो मैं हैरान रह गया, लेकिन इतना यकीन हो गया कि वो भारत से ही थी। पहले दिन हम दोनों में सिर्फ परिचय और कुछ इधर उधर की बातें हुई और फिर कुछ देर के बाद वो वहां से चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वो हर दिन ही झील के पास आने लगी और मेरे साथ पेड़ के नीचे बैठने लगी और मुझसे बातें भी करने लगी। हालांकि उसने कभी अपने या अपने परिवार के बारे में बात नहीं की, पर मुझे लगा कि उसे दुनिया का गहरा ज्ञान था और वो दुनिया की बहुत सी जगहों के बारे में बहुत सी बातें जानती थी जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि वो मुझसे 1 या 2 साल छोटी थी, पर उसकी बातों से ही लगता था कि दुनिया के बारे में उसका ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा था और वो ऐसी ऐसी चीजों और जगहों के बारे में बात करती थी जिनके बारे में मुझे जरा भी जानकारी नहीं थी। जब उसने मेरी किताबों को उठाकर देखा तो उसने तुरंत ही कहा कि उसने वो सब कुछ पढ़ा हुआ था और वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर सकती थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए नहीं कि वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करने वाली थी, बल्कि इसलिए कि मुझे हर दिन ही उसका साथ मिलने वाला था। मेरे पाठ्यक्रम के बारे में उसके ज्ञान को देखकर मैं एकदम चकित रह गया था, क्योंकि उसको सब कुछ ही मालूम था मेरी किताबों के बारे में। वो कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती थी ऐसा लगता था कि एक एक शब्द को चुन चुन कर बोल रही हो। किसी कारण से मैंने झील पर मुझे रोज मिलने वाली अपनी गुप्त मित्र आदिति का उल्लेख किसी से नहीं किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो अजीब भूत नहीं थी जिससे लोग डरते थे। वो हाथों में पुराने अंग्रेजी साहित्य की किताब और आंखों में अनगिनत इच्छाएं लिए मेरे पास घास पर बैठ जाती थी। जब वो अंग्रेजी साहित्य के बारे में मुझे बताती थी और बीच बीच में अंग्रेजी बोलती थी, तो उसके उच्चारण से साफ लगता था कि वो किसी गोरी की तरह ही अंग्रेजी बोलती थी, जिसको समझने में मुझे कभी कभी थोड़ी कठिनाई हो जाती थी। जब ऐसा होता था तो वो मुझे रुक रुक कर हिंदी में समझा देती थी, लेकिन उसमें मुंह से अंग्रेजी का असली उच्चारण सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मैं टकटकी लगाए उसको देखता रहता था और उसकी बोली सुनता था। वो अपनी उम्र के हिसाब से तुलनात्मक रूप से कम थी। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि उसकी उम्र वास्तव में क्या थी। वो दुनिया को देखने के तरीके में परिपक्व दिखती थी। विज्ञान और इसके दुरुपयोग के बारे में उसके दृष्टिकोण, मानव व्यवहार पर उसके विचार, विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण पर उसके विचार, जिनके नाम भी मुझे नहीं मालूम थे, जब मैं उसके मुंह से सुनता था तो मैं हैरान रह जाता था, क्योंकि वो जो जो बातें करती थी उनके बारे में तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होती थी। वो पढ़ती थी, थोड़ी बात करती थी, मेरी पढ़ाई में मदद करती थी, झील पर जाती थी
और पानी देखती थी, घास में लेट जाती थी और आकाश की ओर निहारती थी, और ऐसा साफ लगता था कि उसको हर चीज में किसी न किसी प्रकार की सुंदरता दिखती थी और वो बहुत खुश दिखती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कभी स्कूल जाती थी, लेकिन वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे जानती थी, और उसके दिमाग में जो ज्ञान का भंडार था वो तो विश्वास के योग्य भी नहीं था। पर मैं हैरान होता था कि उसने इतना ज्ञान कहां से मिला था। अदिति के प्रति मेरी जिज्ञासा धीरे धीरे आकर्षण में बदल गई। एक बार जब मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया तो उसे कुछ ऐसा पूछकर चोट पहुंचाने या परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था जिसका वह जवाब नहीं देना चाहती थी। इसके आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। इनकार। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैंने पाया कि झील पर जाने का मेरा वास्तविक इरादा फीका पड़ रहा था। ये अब पढ़ाई नहीं थी, ये सिर्फ उसकी वही मौजूदगी थी। मैं अब झील पर सिर्फ इसलिए ही जाने लगा था क्योंकि वो मुझे वहां हर रोज मिला करती थी। मेरी पढ़ाई पीछे छूट रही थी। उसके हाथ का एक अनजाने में स्पर्श मुझे आग लगाने जैसा लगता था। उसकी मुस्कान मेरी खुशी थी जो उसके माध्यम से प्रतिबिंबित होती थी। उसकी त्वचा पर चमक, जब वह आकाश की ओर घास पर लेटी थी, वो चमक होती थी जो सूर्य को चुनौती देती थी। वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती थी और मुझे तो संदेह होता था कि क्या वो दिखावा का अर्थ भी जानती थी। अगर वह जवाब नहीं देना चाहती थी तो चुप रहती थी, लेकिन कभी नाटक नहीं करती थी। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था और हर समय नानी के घर में भी बस उसके बारे में ही सोचता रहता था, और मैं वहां झील पर आने के अपने मूल कारण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को मजबूर करता रहता था, लेकिन पढ़ाई में अब मेरा ध्यान ही नहीं लगता था। घर वापस जाने के लिए नानी के घर से निकलने का समय जल्द ही आ रहा था। मुझे पता था कि मुझे उसके सामने अपने प्रेम को कबूल करना होगा, भले ही वह इनकार कर दे। मैंने उस दिन ऐसा ही किया था। वो हमेशा की तरह शांत थी। उसने मुझसे कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे। साफ था कि वो मेरे प्रेम को स्वीकार तो कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों कह रही थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे जिनके मुझे जवाब नहीं मिले। मैं उस रात बस यही सोचता रहा कि प्रेम इतना कठिन क्यों था, या सिर्फ वो मेरे लिए ही कठिन हो रहा था या उसके लिए। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अदिति ने इनकार तो नहीं किया था। उसने ये नहीं कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी या वो वैसा नहीं महसूस करती थी जैसा मैं उसके लिए करता था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे। बात कुछ साफ नहीं हुई थी मेरे और उसके बीच में। मैं सोचने लगा कि ये उसके रहस्यमय परिवार की वजह से हो सकता था, और मुझे अभी भी अगले दिन की उम्मीद थी। इसके आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। अगला दिन नाटकीय रहा। ये रोमांटिक था, लेकिन उसके भाई के उसके साथ आने से मेरा मजा खराब हो गया था। उसका भाई भी बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता था। मैंने उससे कहा था कि अगर उसके परिवार में कोई समस्या थी तो मैं उसे अपने परिवार की मदद से सुलझा लूंगा। मैंने उससे यह भी कहा कि मैं सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे इन दिलासों के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। वह मुझसे कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। उस दिन उसने एक शब्द नहीं बोला। वो शांति से मेरी बात सुनती रही, और जब मैंने खत्म किया तो उसने मुझे गले से लगा लिया था। वो शायद जान गई थी कि अब हमारा अलग होने का समय आ गया था। उसने मुझे सांत्वना देने के लिए मेरी पीठ थपथपाई। मैं खुश था कि मैं उसके आगोश में था और उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। उसी समय मैं ये जानकर रो रहा था कि उसका मतलब नहीं था, यानी उसने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियां घुमाई और मुझे गले से और भी कसकर लगा लिया। मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसका चेहरा बिल्कुल गुलाबी था और अपनी भावनाओं को पीछे धकेलने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसने मेरी आंखों और मेरे माथे को चूमा। उसके उन चुंबनों ने मुझे बहुत ही आत्मीयता की खुशबू आई और मैंने भी उसके बदन के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी और उसको कसकर गले लगा लिया। हालांकि मैं ये जान चुका था कि हम आखिरी बार इतने नजदीक थे और फिर कभी नहीं मिलने वाले थे। मैं उसकी आंखों में किसी भी छूटी हुई भावनाओं के लिए कोई लक्षण खोज रहा था जो चाहती थी कि मैं उन्हें बिना कहे उन्हें जान सकूं। मैं उसे अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता था। तभी कहीं से कोई लंबा लड़का आया और उसे अपने साथ खींच कर ले गया। मैं सदमे में खड़ा रह गया क्योंकि उसने मेरे प्यार को मुझसे दूर खींच लिया था और मेरी अदिति ने मुझे एक बार प्यार से भरी आंखों से देखा और फिर उस लड़के के साथ दूर खेतों में से चलती हुई हमेशा के लिए गायब हो गई। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। उन 4 महीनों के बाद, जो 4 महीने मैंने अदिति के साथ अपनी नानी के गांव में बिताए थे, उसने कभी भी अपने या अपने परिवार के बारे में उल्लेख नहीं किया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं एक शाम को उसके घर चल सकता था, तो उसने बस एक उदास चेहरा बनाया था और मेरे द्वारा उसके बारे में फिर से कुछ भी पूछना समाप्त हो गया था। तो अंत में मुझे बस इतना पता था कि वो एक लड़की थी, एक खूबसूरत बुद्धिमान लड़की अदिति, और मैं उससे बेहद प्यार करने लगा था। मैंने उसको कई दिनों तक गांव में और गांव के आसपास खोजा, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया कि मैंने अपने पहले प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। उसके बाद मैं कई दिनों तक बहुत ही उदास और परेशान रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। मैं उसके घर, उसके परिवार, वो क्या थी, कौन थी, किसकी बेटी थी, कुछ भी नहीं जानता था। मैंने पाया कि पूरे गांव और उसके आसपास ऐसा कोई नहीं था जो उसको जानता था। उसे या उस खलनायक लड़के को कभी किसी ने नहीं देखा था जो उसे मेरे सामने ही अपने साथ ले गया था। उसके जाने के बाद मुझे पागलों की तरह गांव में घूमते देखकर और लोगों से उस लड़की के बारे में पूछताछ करते देखकर लोग कहने लगे कि मुझ पर उस भूतनी लड़की का साया आ गया था जो झील के पास घूमा करती थी। मैं ये जानकर बीमार पड़ गया, लेकिन मैं जानता था कि मेरे ऊपर किसी भूतनी का साया होना असंभव था। मेरी नानी ने मुझसे जल्दी गांव छोड़ने की जिद की और मेरे घर पर संदेश भेजे गए और मेरा परिवार मुझे अपने साथ शहर वापस ले जाने के लिए दौड़ता हुआ आ गया। मैं उसे ढूंढना चाहता था, उसे देखना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मुझे विश्वास नहीं था कि वो भूत थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। बाद के दिन बस दर्दनाक थे। मेरे माता पिता के गांव वाला द्वारा बताई गई भूत की कहानी पर विश्वास नहीं था, इसलिए मुझे डॉक्टरों के पास ले जाया गया। डॉक्टरों ने आखिरकार फैसला किया कि मुझ में अदृश्य चीजों को देखने का विकार विकसित हो गया था। मैंने विरोध नहीं किया। उसके बारे में एक छोटा सा सुराग खोजने के सभी प्रयासों के असफल होने के बाद मुझे भी विश्वास होने लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बिना असामान्य या सामान्य था। मेरे परिवार ने देवी भूत के साथ उस भयानक मुठभेड़ के बाद मुझे बचाने के लिए, भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए विभिन्न पूजाएं की। मैं चुपचाप उन सब से गुजरा। मेरे पास उनका विरोध करने का कोई कारण नहीं था। मुझे पता था कि मैं मानसिक रूप से तनाव में था, लेकिन मेरे संयुक्त परिवार में कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मुझे उस समय परिवार में सबसे कीमती चीज के रूप में देखा जाता था। हर पल मेरा ख्याल रखा जाता था। मैंने प्रवेश परीक्षा दी और एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में मुझे दाखिला मिल गया, लेकिन मेरे परिवार ने मुझसे आग्रह किया कि मैं जो कुछ भी करना चाहता था उसी शहर में करूं, ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। मैंने देश के बेहतरीन कॉलेज में पढ़ने की अपनी योजना को समाप्त किया और एक स्थानीय कॉलेज में दाखिला ले लिया। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। फिर से सामान्य। चीजें सामान्य हो गई। मैंने अपने मन में अतिथि के अलावा किसी और को नहीं देखा और ना ही कल्पना की।
मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मेरी बीमारी केवल एक व्यक्ति की कल्पना करने तक ही सीमित थी। मैं पहले की तरह चीजों के साथ ठीक हो रहा था, पर मैं कभी कभी ठीक होने का दिखावा भी कर लेता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे परिवार की निगाह हमेशा मुझ पर बनी रहे। मेरे चचेरे भाई में से एक ने उसी कॉलेज में दाखिला लिया, सिर्फ मुझ पर नजर रखने के लिए। मैं असहज था, लेकिन मुझे परिवार वालों के आश्वस्त होने तक इंतजार करना पड़ा। फिर से सामान्य रूप से कार्य करने में लगभग 1 या 2 साल लग गए। कॉलेज लाइफ बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहता था कि मैं भी अदिति को भूलकर आगे निकल जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि पूरी तरह से अजनबी अदिति मेरी खुद की तरह ही मेरे करीब थी। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या उसका नाम वाकई अदिति था, लेकिन वह असंभवतः इसके बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। उसने कभी झूठ नहीं बोला था, वो बस मेरे कई प्रश्नों के जवाब नहीं देती थी। अपने कॉलेज के बाद मैं शीर्ष कॉलेजों में जाने के अपने सपने का पीछा करने के लिए तैयार था। मैंने उस कॉलेज में मास्टर्स करने का फैसला किया जिसमें मैं पहले जाना चाहता था। मैंने प्रवेश परीक्षा दी और मास्टर्स के लिए सीट प्राप्त की, और अपने घर से इतनी दूर आ गया कि मैं सहज महसूस करने लगा, पूरी तरह से ठीक। अब तक जो कुछ भी हुआ वो कुछ नसीब था, और यह कि मेरी अदिति एक सुंदर सपना था जिसमें मैं तब भी फंसा हुआ था। मैं 2 वर्षों के बाद भी अदिति को भूल नहीं पाया था। मैं यादों से बाहर निकल आया और मैंने अदिति को उस रेस्टोरेंट में अपने सामने बैठी देखा। वो एक ब्लाइंड डेट के रूप में मुझसे मिलने आई थी, और मुझे भी मेरे घर वालों ने किसी लड़की से मिलने उस रेस्टोरेंट में भेजा था। जिस लड़की से मुझे मिलने भेजा था वो मेरे लिए अनजान थी, पर मैं हैरान हो गया था क्योंकि वो लड़की अदिति थी, मेरी कल्पना वाली अदिति, नानी के गांव वाली अदिति, झील के किनारे वाली अदिति। अतीत से वापस वर्तमान आने के बाद मैंने एक बार फिर अदिति को देखा जो मेरे सामने बैठी थी, लेकिन मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने वो तथाकथित भूतनी कही जाने वाली लड़की ही बैठी थी। इसके आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। वो वास्तव में हुई थी। मैं वैसे तो उसके सामने बैठा था, पर उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था और अपने ही ख्यालों में फिर से खो गया था। पर तभी मुझे सामने कुछ हलचल सी दिखी और मैं संभल कर बैठ गया। अरुण, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज में एक सुकून देने वाला संगीत था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो ज्यादा नहीं बदली थी, हाँ पहले से कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही थी। वो थोड़ी लंबी हो गई थी, थोड़ी तनी हुई थी। उसके चेहरे की चमक अब पहले से अधिक थी और वो कुछ बड़ी बड़ी सी भी लग रही थी। उसकी आंखों में भावनाएं तैरती दिख रही थी मुझे। तुम वापस आ गई? मैंने उसकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्योंकि मुझे तब तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अनजान लड़की से मिलने मुझे घर से भेजा गया था वो तो मेरी अदिति ही थी, जिसको वर्षों पहले मैंने खो दिया था नानी के गांव में। उसने अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा और हल्के से दबा दिया। मेरे अस्तित्व में एक खुशी और उमंग की लहर सी दौड़ गई और मेरी आंखों में नमी आ गई, यकीनन खुशी के कारण ही। मेरे हाथ कितने वर्षों से मेरी कल्पना में बस रही मेरी अदिति को छूने की कोशिश करते रहे थे, और अब वो उसके स्पर्श को पाते ही रोमांचित हो गए थे। हाँ, मैं वापस आ गई हूं, और इस बार मैं वादा करती हूं कि मैं हमारे अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगी, उसने कहा। मुझे समझ नहीं आया। मैं अभी भी एक आकर्षण में रहने में कामयाब रहा था। मुझे पता है कि तुम मेरे जाने के अगले दिन मुझे खोजने के लिए गांव आए थे, लेकिन तुम मुझे खोज नहीं सके थे, उसने कहा। तुमको कैसे मालूम चला था कि मैं गांव में तुमको खोजने कई बार गया था? इसलिए उसने मुझ पर अपनी निगाहों को जमा कर कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते थे। मेरे कान गर्म हो गए और मेरे गालों पर खून दौड़ने लगा। मैंने मनी मन अपनी दाढ़ी को धन्यवाद कहा, क्योंकि दाढ़ी ने मेरे गालों की लाली को छुपा लिया था। लंबी कहानी।
उसने अपने बारे में बताना जारी रखा। मैं और मेरा परिवार उस गांव में छिपकर रह रहे थे, दुनिया की नजरों से दूर। पर जब मेरे परिवार को मेरे और तुम्हारे बारे में मालूम चला तो उनके लिए उस गांव में रहना संभव नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार के लोग दुनिया की नजरों में नहीं आना चाहते थे। मैं हैरान हो गया और मैंने कहा, लेकिन तुम लोग उस गांव में छुप कर क्यों रह रहे थे? ये एक लंबी कहानी है, हम इसे कुछ और समय के लिए सहेज कर रखेंगे। फिर कभी मैंने पूछ लिया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन मेरे मन में तो रोशनियां फूटने लगी थी। क्या तुम और कुछ नहीं जानना चाहते हो? मैं अपना दिमाग फिर से खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ देर सोचा और एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, लेकिन क्यों? मैं समझ गई तुम ये जानना चाहते हो कि मैं यहां वापस क्यों आई हूं। शायद यही बात है जो तुमको परेशान कर रही है। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन इसने मुझे परेशान नहीं किया। उस समय मेरे लिए जो कुछ मायने रखता था वो मेरे साथ थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ थी इतने वर्षों तक, जिंदा भी थी या मर गई थी, असली थी या भ्रम थी। पर अब उसको अपने सामने बैठी देखकर सब भ्रम दूर हो गए थे। अभी के लिए मैं बस इतना चाहता था कि मैं उसे पकड़ लूं और फिर उसे जाने न दूं, भले ही लोग मुझे दीवाना या पागल ही कहते रहे। मैंने भी तुम्हें खोजा था, आखिरकार सब कुछ ठीक करने और तुमको फिर से देखने में 5 साल लग गए। मेरे परिवार ने तुम्हारे परिवार से संपर्क किया और उन्हें सब कुछ समझाया। तुम्हारी माँ को यह सुनकर सबसे ज्यादा खुशी हुई, इसलिए मैं यहाँ आज तुमको ब्लाइंड डेट कहकर भेजी गई हूँ, तुम्हारी माँ के द्वारा ही। मैंने उसे बोलने दिया। ऐसा लगता था कि वो जितना सोचती थी उससे कहीं अधिक जानती थी। क्या यह हमेशा ऐसा नहीं होता था? वो हमेशा मुझसे ज्यादा जानती थी। मुझे पता है कि तुम मुझ पर पागल हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे क्षमा करना कठिन है। मैं ये भी जानती हूँ कि वर्षों पहले मैंने तुमको गांव में अपनी रहस्यमय उपस्थिति से बहुत परेशान किया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मुझे माफ कर दोगे और मुझे प्यार करोगे, और मैं उस पल का इंतजार कर रही हूँ। वो अपने शब्दों में ईमानदार थी, मानो वो अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां कर रही हो। मुझे आश्चर्य था कि क्या उसने कभी दिखावा करना नहीं सीखा था, कि वो अभी भी इतनी मासूम और दिल की शुद्ध थी। तुमने मुझे क्यों खोजा? मैंने किसी भी भावना को मुझ पर हावी होने देने से पहले पूछा। उसने अपने होठों को काटा, उसकी छोटी आंखें बंद की। उसने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमको इस तरह बताऊंगी आज की इस स्थिति में, लेकिन मैं बताती हूँ। वो मुस्कुराई। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया था, जब से मैंने तुम्हें देखा था, और मैं तुमसे हमेशा प्यार अब भी करती हूँ। मैं अवाक था। मुझे लगा कि जब उसने मुझे अतीत में ठुकरा दिया था तो अब उसका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया था। ये जानकर कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वो आपको वापस प्यार करता है, मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। मैंने पहले इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं किया था, लेकिन इसका अनुभव करना इतना प्यार करने जैसा था। तो फिर आपको क्यों लगता है कि मैं हर दिन आपके साथ रहने के लिए घर से बाहर निकली थी? मैंने भारत वापस लौटने के लिए अपने परिवार के साथ लड़ाई लड़ी। मुझे पता है कि इसमें लंबा समय लगा, और आप जो भी सजा देंगे मैं लूंगी। उसने ये कहते हुए एक प्यारा सा चेहरा बनाया। मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा, अब तुम्हारा परिवार कहाँ है? वे कोरिया में है। कोरिया? मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। मेरे पिताजी एक कोरियाई हैं। तो तुम्हारा नाम अदिति नहीं है? हाँ, अदिति है। मेरा भारतीय नाम अदिति है और मेरा कोरियाई नाम ओह जिन ही है। मेरी माँ एक भारतीय है। ओह जिन ही, मैंने उसके पीछे दोहराया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसके कोरियाई नाम का क्या मतलब था, पर वो नाम मुझे न जाने क्यों सबसे सुंदर नाम लगा। तुम ओ चांग मिन को जानते हो? क्योंकि मैंने सुना था कि एक बार झील के किनारे तुमने उनका नाम लिया था। मैं जानता हूं, डॉक्टर ओ चा मिंग एक वैज्ञानिक हैं जो अपने देश से भाग गए थे
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बारे में बहुत हंगामा हुआ था। हाँ, मैं उनकी बेटी हूं। मैं यह सुनकर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन मुझे पहले से ही बहुत सरप्राइज मिल चुके थे और मैं तब भी शांत था। ये ऐसा था जैसे मैंने उसके शांत और चुप रहने के तरीके को अपना लिया था। तो इसलिए आप सबसे को छिपकर रहना पड़ा। कोरिया की सरकार कुछ खतरनाक जैव युद्ध परियोजना के पीछे काम कर रही थी और चाहती थी कि पिताजी उनकी सहायता करें। उन्होंने इसका विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप पिताजी और हम सबको कोरिया छोड़कर भागना पड़ा। अब सब ठीक हो गया और चीजें बदल गई हैं। कोरिया में सरकार बदल गई है और डैडी को फिर से सम्मान प्राप्त हो गया है और वो अपना अनुसंधान कर रहे हैं कोरिया में ही। तो तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ आई हो? उसने मेरे हाथों को थाम रखा था। शाम का आसमान उसके गालों पर आंसुओं की बूंदों में झलक रहा था। हम कुछ देर चुप रहे, फिर हम पत्थर की बेंच से उठे और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के केंद्र में फव्वारे की ओर चल पड़े। अब मुझे पता चला कि वह इतनी रहस्यमय क्यों थी, उसका दिमाग कहाँ से आया था। तो तुम्हारी माँ उस गांव की मूल निवासी है? मैंने उत्सुकता से उससे पूछा। नहीं, वो पश्चिम बंगाल की है। तो फिर तुमने मेरी भाषा कैसे सीखी? उसके हाथ मेरे हाथ के ऊपर कस गए। वो फव्वारे के नाचते पानी को देखकर बोली, भारतीय भाषाएं सीखने और अपनाने में बहुत प्रिय है। मैं 9 भारतीय भाषाएं जानती हूँ। हम 4 साल से अधिक समय तक भारत में रहे थे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि मेरी प्रेयसी सुंदर दिमागी है। और कौन सी भाषाएं जानती हो तुम? मैंने जानना चाहा। और कोरियाई, जापानी, अंग्रेजी, थोड़ा सा स्पेनिश और फ्रेंच। उसने अपनी सूची समाप्त की। मैं अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं सका और प्यार भरी आंखों से उसके चेहरे को देखने लगा। तुमको बताने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे साथ हंसने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी इसके लिए काफी समय है। अभी के लिए चलो वाटर शो का आनंद लें। उसने पानी को देखते हुए और मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर कहा। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। और फिर वो सुंदर दिन। मैं खुश था। अंत में मेरी कहानी का सुखद अंत हुआ था। हालांकि इसमें समय लगा, पर यह इंतजार करने लायक था। उस दिन बड़ा दिन था मेरे और अदिति के लिए। मेरी और अदिति की शादी थी। मुझे तब भी आश्चर्य हो रहा था कि सब कुछ इतने अच्छे से हो गया था। जिस दिन से हम फिर से मिले थे, वो मेरी अदिति के साथ उत्साह और खुशियों से भरा हुआ समय लग रहा था। मैं पहले से ही मंडप में था। मैं अदिति के जुड़वा भाई की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हालांकि वो गांव में मेरी प्रेम कहानी का खलनायक साबित हुआ था। उसके पिता धोती में थे और ऐसा लग रहा था कि वो उस धोती से जूझ रहे थे और कुछ और मिनटों के लिए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी माँ और मेरी माँ अब बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और शायद अपने पोते पोतियों के बारे में चर्चा कर रही थी। मुझे आश्चर्य था कि मेरा दूसरा चचेरा भाई कहाँ था। वो अदिति की चचेरी बहन के साथ फ्लर्ट करता दिख रहा था। मेरी मौसी का झुंड अदिति के रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश कर रहा था, जो उस सुबह ही मेरी शादी में शामिल होने आए थे। मैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए अधीर था। पिछली रात को मैंने उसे देखा था, पर उससे बात नहीं की थी। वो शादी की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि उसने मुझे एक मैसेज तक भी नहीं भेजा था। मैंने दुल्हन को अपने पास आते देखा। मेरे पेट के अंदर तितलियों ने फड़फड़ाने का काम शुरू कर दिया। मेरी दुल्हन को छोड़कर बाकी सब धुंधला हो गए। उसने अपनी शर्मीली मुस्कान बिखेरी और मैंने उसे देखा और बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो कोरियाई सुंदरता भारतीय जरी के काम वाली महंगी लाल साड़ी में किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। तो दोस्तों, यूं ही हमारी शादी। बहुत बहुत धन्यवाद।